नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ 2 दिसंबर 2020 के दिल्ली पुलिस के मैथ के प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सोल्व कराने जा रहे हैं 2 दिसंबर 2020 की इवनिंग शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, उन सवालों को सोल्व मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। तो वन बाय वन वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ही आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने आ चुका है। काफ़ी बच्चों ने इस सवाल का आंसर भी बता दिया होगा। तो सवाल आपका ये है कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में और 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य सामान में खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत यहाँ पर 7560 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन आपका बताना होगा कि वह आपका कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल आपका ये है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 25% खर्च किया गया और यहाँ पर आपका 15% खर्च किया गया। तो ये आपका खर्च कितना हो गया है? ओवरऑल 40% खर्च हो गया है। और ये आपका 18% और खर्च हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने ओवरऑल कुल मिलाकर यहाँ पर 58% का खर्चा कर दिया है। अगर यहाँ पर आपका टोटल जो इनकम होगी यानी कि आय आपकी 100% है, अगर आपकी इनकम 100% है तो यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा वो आपने यहाँ पर 58% का कर दिया। तो यहाँ पर आपकी सेविंग कितनी बचेगी? आप बोलोगे 42% यहाँ पर सेविंग बच जाएगी। तो ये जो आपकी 42% सेविंग बची है, इसी की वैल्यू सवाल में यहाँ पर आपको दी गई है माय डियर स्टूडेंट। ये आपकी 7560 रुपये 42% की वैल्यू दी गई है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप अगर निकालो तो 1% की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 180। लेकिन आपसे पूरी की पूरी इनकम यानी कि आय पूछी है तो 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। 1% की वैल्यू अगर आपकी 180 है तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ पर 18,000 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। वह 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर 1/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर तथा शेष वस्तुएं अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। तो उसका लाभ या फिर हानि परसेंट आपको यहाँ पर बताना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट द वैल्यू ऑफ आर्टिकल। तो मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आपके पास आर्टिकल मान लीजिए ये आपके 5 है। तो यहाँ पर आपने 32% अधिक अंकित कर दिया। अगर आपकी यहाँ पर वस्तु 5 है तो यहाँ पर आपका CP 5 वस्तुओं का कुल मिलाकर 500 रहा होगा। इसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे ये हुआ कि 3/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर यहाँ पर सेल की गई। यहाँ पर 32% अधिक अंकित किया गया है। अगर एक वस्तु आपकी 100 रुपये की है तो आपका अंकित मूल्य अब यहाँ पर 132 रुपये बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 वस्तुओं को सेल किया है और 3 वस्तु आपके अंकित मूल्य पर सेल हुई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 132 रुपये में 3 वस्तु सेल हो जाएगी। अब आगे दिया है कि 1/5 वस्तुएं अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बिकी है। यानी 1/5 वस्तु, तो 5 का 1/5 एक वस्तु आपका निकल कर आएगा। ये आपकी बिकेगी यहाँ पर 20% की छूट पर। तो यहाँ पर 132 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा, MP हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 20% की छूट देकर वस्तु बेचनी होगी। तो यहाँ पर आपको वह वस्तु अब कितने में बेचनी होगी? 80% पर सेल करनी होगी। तो यहाँ पर 132 का जो आपका 80% निकलेगा वो आपका 105.6 निकल कर आएगा। यानी कि इतने में आपको एक वस्तु अब सेल करनी होगी। अब यहाँ पर 3 और 1 4 वस्तु आपकी सेल हो चुकी है। तो शेष वस्तु आपकी कितनी बची? यहाँ पर एक वस्तु और बची, क्योंकि आपकी ओवरऑल वस्तु कितनी थी? 5 थी। यहाँ पर इस वस्तुओं को बेचा गया है 40% की छूट पर। अगर यहाँ से 40% की छूट पर बेचा जाएगा तो ये आपकी 60% में सेल होगी। तो आपको 132 का 60% निकालना होगा। तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये आपका 79.2 आपका निकल कर आएगा।
यानी ये आपकी इतने इतने प्राइस के हिसाब से आपकी सभी की सभी वस्तुएं सेल हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 वस्तु आपको 132 के हिसाब से बेचनी होगी, तो यहाँ पर 396 यहाँ पर आपका इसका सीपी निकलेगा, सॉरी ये आपका एसपी निकलेगा। और ये आपकी वस्तु कितने में बिकी है, ये आपकी 105.6 में बिकी है, और प्लस ये आपकी 79.2 में ये आपकी वस्तु सेल हुई है। यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना होगा इनके योग से, ये आपका कितना हो जाएगा 5। ये आपका कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट, 5 आपका हो चुका है। और परसेंट में बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। आपको इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है और अपना आंसर निकाल कर बता देना है। तो आपका इस सवाल को सोल्व करने के बाद जो ऑप्शन मैच होगा वो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। तो दोस्तों आपके सामने सवाल कुछ इस प्रकार से है। एक ऋण का भुगतान 5808 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी वार्षिक गणना की जाती है 10% प्रति वर्ष है, तो कुल ऋण की राशि कितनी है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपको ध्यान देना है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है। तो दोस्तों यहाँ पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आपका 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक बार आपका 10 से 11 हुआ तो दूसरी बार आपका 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये आपको वर्क करना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपकी ईच यानी कि प्रत्येक आपकी किस्त होती है, ईच इंस्टॉलमेंट ये आपकी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त आपकी 11 है और यहाँ आपकी 121 है। तो ये दोनों की दोनों किस्त आपको एक जैसी बनानी होगी। ये दोनों एक जैसी बनाने के लिए आपको यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो ये आपका माय डियर स्टूडेंट 11 दाम 210 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक किस्त आपकी कितनी बन जाएगी, 121 की दोनों आपकी इक्वल किस्त बन जाएगी। तो 121 की वैल्यू सवाल में दी गई है यहाँ पर आपको 5808 रुपये। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी, यानी कि आप इसे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। तो आप 11 से इसे कैंसिल करोगे तो ये आपका 11 बार कैंसिल होगा। ये आपका 11 पंजे 55, ये आपका कितना बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे की ओर 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, यानी एक की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिली है, 48। यहाँ पर आपसे कुल राशि पूछी है 210, आपका यहाँ पर ये आपका टोटल बन जाएगा, क्योंकि 11 दाम आपका कितना हो जाएगा 110 और 100 आपका ये रहा। तो कुल मिलाकर आपका जो अमाउंट होगा यानी कि ऋण आपका जितना भी होगा ये आपका 210 होगा। तो एक की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर 4 यानी 48 है तो 210 की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो 210 में आपको 48 की मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपके ऑप्शन में केवल और केवल एक ही जीरो दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता और ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर जीरो के बाद में इकाई अंक 8 होना चाहिए। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मैच होता दिखाई दे रहा है और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइलों को आपको लगाया जाना है। तो पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। देखते हैं किस माध्यम से इस सवाल को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन सेंटीमीटर। तो यो आपको टोटल का टोटल आपको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 3 मीटर और ये आपका 50 सेंटीमीटर, आप इसे ओवरऑल कुल मिलाकर 350 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। और ये आप लिख सकते हो यहाँ पर 400 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। अब यहाँ आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो 50 से। तो आप इसे लिख सकते हो कितना, ये आप लिख सकते हो 5 सत्ते 35 यानी कि 50 गुना 7। और ये आपका लिखा जा सकता है 50 गुना 8। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपका ये मैच हो जाए ये आपको छोड़ देना है और इन बाकी बचे हुए की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी 8 सत्ते 56 यहाँ पर आपको टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। यही इस सवाल का ये रहा। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है।
घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गायें नहीं चल सकती। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा और आंसर निकाल कर लेकर आना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट हेयर इज ए वर्ग। तो यहाँ पर आपका एक वर्ग है, यहाँ पर आपके एक कोने से गाय बंधी है और मान लीजिए ये आपका वही हिस्सा है जहाँ गाय आपकी चल सकती है। तो आपको इसका एरिया बताना होगा जो आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आपको पूरे वर्ग में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस करना होगा, तो आपका यही क्षेत्रफल बचेगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल की आपको यहाँ पर भुजा दी गई है 20.5। तो 20.5 का आपको वर्ग करना होगा। तो 20.5 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा 420.25। ये आपका 20.5 का वर्ग निकल कर आएगा। अब आपको निकालना होगा इसका वर्ग आपका कितना होगा या फिर इसका क्षेत्रफल आपका कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको 90 डिग्री लेनी है क्योंकि यह आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर 22/7 है और स्क्वायर यानी कि 10.5 और 10.5 आपको 2 बार लेना होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर थीटा का मान 90 है और ये आपका 360 है, तो ये आपका 1/4 बचेगा। यहाँ पर आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका यहाँ पर 100 बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप यहाँ 5 से काट सकते हो, यहाँ भी 5 से काट सकते हो, तो ये आपका 21 बन जाएगा, ये भी आपका 21 बन जाएगा। ये आपका डायरेक्ट 25 से 4 बार कटेगा क्योंकि एक बार 5 से यहाँ काटा, एक बार 5 से यहाँ, तो कुल मिलाकर ये आपका 25 से कैंसिल आउट हुआ, इसलिए 25 चौका हमने यहाँ पर 100 कर दिया। तो 2 दूनी 4 और 2 से आपका 11 बार और 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। तो 21 दिया आपका 63 यहाँ पर बनेगा और ये आपका 11 है और बटे में आपको भाग कर देनी होगी 8 से। अगर आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट 693/8। आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी 8 8 64, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर मैच हो जाए। 5 आपको 2 बार लेना होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर थीटा का मान 90 है और ये आपका 360 है, तो ये आपका 1/4 बचेगा। यहाँ पर आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका यहाँ पर 100 बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप यहाँ 5 से काट सकते हो, यहाँ भी 5 से काट सकते हो, तो ये आपका 21 बन जाएगा, ये भी आपका 21 बन जाएगा। ये आपका डायरेक्ट 25 से 4 बार कटेगा क्योंकि एक बार 5 से यहाँ काटा, एक बार 5 से यहाँ, तो कुल मिलाकर ये आपका 25 से कैंसिल आउट हुआ, इसलिए 25 चौका हमने यहाँ पर 100 कर दिया। तो 2 दूनी 4 और 2 से आपका 11 बार और 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। तो 21 दिया आपका 63 यहाँ पर बनेगा और ये आपका 11 है और बटे में आपको भाग कर देनी होगी 8 से। अगर आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट 693/8। आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी 8 8 64, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर मैच हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आपका जो है ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका इसका क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन आपको इसका क्षेत्रफल बताना था, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो ये जो आपका क्षेत्रफल आएगा 86.6, ये आपका इसका क्षेत्रफल निकलेगा। आपको इस टोटल क्षेत्रफल में से इसे माइनस कर देना होगा, तो आपका ये वाला बचा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी की वैल्यू आपसे सवाल में पूछी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके सामने है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है। इस सवाल का जवाब तो आपको ही कमेंट में देना होगा। आपको बताना होगा इसमें कि आपकी सबसे बड़ी यहाँ पर भिन्न आपकी कौन सी है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने सोल्व करेंगे। तो सवाल आपका ये है कि 16,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में आपका कितना अंतर है। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका समय कितना है, 3 साल का। तो ध्यान से देखिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करो 3 साल के लिए,
अगर यहाँ पर 1 साल के लिए 5% की दर है तो 3 साल में यहाँ पर आपको ओवरऑल 15% का ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर आपकी दर 5% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 15.7625 ये आपका ब्याज के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और आप मुझे यहाँ पर अंतर बताइए कितने का अंतर है। तो आप कहेंगे 0.7625% की वैल्यू जो होगी ये आपका डिफरेंस हो जाएगा और यही चीज़ आपको फाइंड करनी होगी क्योंकि आपसे यहाँ पर अंतर ही पूछा था। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको केवल और केवल 16,000 का इतना ही परसेंट फाइंड करना होगा। तो 0.7625 आपको इसका निकाल देना होगा। यहाँ पर 2 जीरो आएगी परसेंटेज की और इससे यहाँ पर आपकी 4 जीरो और आ जाएगी। ये 3 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से कैंसिल करेंगे। ये आपका 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से आपका 25 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आपकी 1 जीरो अभी और बची है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके 3 जीरो कैंसिल, ये आपका 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 10 बार कटेगा। यहाँ पर 25 या 75 आपका बनेगा, कितना बचेगा, ये आपका 25 पंजे 125। ये आपके यहाँ पर आपको कैंसिल करना होगा, 2 से काट लेते हैं तो ये आपका 2 बनेगा और 2 से आपका 5 बनेगा। 5 संग 30 और 5 एकम 5 और 61 दूनी आपका 122। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। परीक्षा में छात्रों को एक समूह के अंकों का औसत यहाँ पर 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अदरवाइज आप यहाँ पर मान सकते हो कि ये आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। इज़ दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आप बोलेंगे सर दिस इज क्लियर टू अस। तो मान लीजिए आपके टोटल स्टूडेंट 100 है, इतना तो आप मान सकते हो। आप बोलेंगे सर मान लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 20% छात्रों के अंक आपको कितने दिए हैं, 91 दिए हैं। तो आपका इसका 20% कितना आएगा, आप कहेंगे सर 20 निकल कर आ जाएगा। और इनके अंक कितने हैं यहाँ पर, 91। यहाँ पर आगे दिया है कि 25% छात्र, जो आपके 25% छात्र होंगे तो ये आपके 25 ही बचे रहे होंगे। इनके औसत अंक आपको यहाँ पर 31 दिए गए हैं और बचे आपके कितने यहाँ पर 55 अब आपके बचे हुए हैं। इनका औसत अंक आपको बताना होगा, जबकि टोटल 100 जो हैं आपके, उनका औसत आपको सवाल में 64 दिया गया है। तो अब आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा, ये आपका माय डियर स्टूडेंट टोटल है और ये आपके यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, आप इसे मान सकते हो कि ये आपके रेशियो के रूप में लिखे हैं। तो आप इसे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका इतना बन जाएगा। अब यहाँ आपको गुना करनी होगी 936 यानी कि 364 और प्लस आपका इतना बनेगा, ये आपका 5 या 15 यानी कि 155 प्लस के 11x। ये आपका कितना बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 6400 ये आपका यहाँ पर बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यू विल से यस दिस इज क्लियर टू अस। तो ये, लेकिन आपको ये भी कैंसिल आउट करना था, ये आपका कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो ये 64 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 128 यानी कि ये आपका 1280 बनेगा। तो यहाँ से अब आपको क्या काम करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आ जाएगा, जो आपके बचे हुए स्टूडेंट थे उनका औसत यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी x की, वो एकदम ऑप्शन नंबर ए से आपकी कुछ इस प्रकार से है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस गोलाकार कांच की गेंद को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या के कांच की छोटी ठोस गेंद बनाई जाती है। तो बनने वाली छोटी गेंद की संख्या यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ पिघलाकर बनानी हो तो इस प्रकार के सवाल में आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन इक्वल रखना होता है। तो आपको यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब को फॉलो करना होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर आपको लगाना होगा। जब यहाँ पाई आर क्यूब आपका आएगा तो आर की वैल्यू आपको डायरेक्ट रख देनी होगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर आर की क्यूब होने के कारण ये आपको 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देना होगा। यहाँ पर आपको बतानी है इसी आयतन से आपकी छोटी छोटी कितनी गोलियाँ बनेगी। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, आर यहाँ पर आपका कितना है, 3 मिलीमीटर।
आपको ये सेंटीमीटर में बनाना होगा तो आपको यहाँ पर 10 से भाग कर देनी होगी। इज़ दैट क्लियर? लेकिन अब आपको बताना होगा कि इस प्रकार की कितनी गोलियां हैं, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर कैंसिल आउट करना होगा। ये आपका कितना बन जाएगा, 3 तिया 9 ती 27 और 9 नम 81। तो इस 27 से आपका कितना कट जाएगा, 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका 4/3 पाई एकदम सपा का सपा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 तिया 27 यहाँ पर आपका बनेगा और ये 3 जीरो आपकी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पर आपकी यहाँ पर 27,000 निकल कर आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि एक मशीन का यहाँ पर मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच यहाँ पर 24,000 का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत क्या होगी, यू हैव टू फाइंड। तो माय डियर स्टूडेंट 25% की यहाँ पर कमी होती है और ये कमी आपकी कितनी बार होगी, ये आपकी 3 बार होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आपको नहीं पता? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। तो 4 की क्यूब आपकी हो जाएगी 64। मान लीजिए आपकी मशीन की कीमत जो है शुरुआत में आपकी 64 थी। ये आपकी 3 साल के लिए कमी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 4 की क्यूब करी। तो यहाँ पर पहले साल के लिए हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 की कमी हो जाएगी, तो ये आपका कितना बनेगा, 3/4 ये आपका बचा रहेगा। तो आपको 64 का 3/4 बताना होगा। अगर आप 64 का 3/4 बताओगे तो पहले साल में ये आपका 48 बचेगा। तो दूसरे साल में भी आपको इसी का 3/4 कर देना होगा। तो ये आपका 12 तो 48, यानी ये आपका 36 बनेगा। और तीसरे साल में ये आपका इसी प्रकार से यहाँ पर 27 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दूसरे साल और तीसरे साल का अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना अंतर है, 9 है। 9 की वैल्यू सवाल में आपको 24,000 दी गई है। ये आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 की वैल्यू यहाँ पर आपको 8,000 मिल जाएगी। 3 की वैल्यू आपको यहाँ पर कितने मिलेगी माय डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर 8,000 यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन 3 की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी। पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत आपको बतानी होगी। तो पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत यहाँ पर 48 है। तो 48 की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो 3 को 48 आप कैसे बनाओगे? आपको यहाँ पर 3 को 48 बनाना होगा तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई इधर होगी, तो यहाँ पर भी 16 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 16 अट्ठे आपका 128, यानी कि यहाँ पर 1,28,000 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो सवाल आपका ये है कि वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही होगी। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके अगर ऑप्शन और भी 2 अंकों के होते तो फिर इस सवाल को कैसे करते, वो चीज़ भी आपको जाननी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर 2 अंकीय संख्या, तो 2 अंकीय संख्या तो आपकी ये है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर। तो यहाँ पर अंक बदलेंगे तो ये आपके अंक यही रहेंगे। यहाँ पर संख्या बदलने के बाद आपका ये एज इट इज़ रहेगा। तो इन्हें आप अगर ऐड करो, यानी कि आप इसे जोड़ दोगे, तो ये आपका ये कितना बनेगा, 22 बनेगा। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो 2 अंकों की संख्या है उसे पलटने के बाद जो संख्या बनेगी और उन दोनों को जब ऐड करोगे उसका जो गुणनखंड होगा वह संख्या ही होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन 1 ही आपका इस प्रकार से मैच हो रहा है और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। सवाल आपका ये है कि एक प्रकाशक एक पुस्तक को थोक व्यापारी को 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता पुस्तक को खुदरे विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 312 रुपये में 20% के लाभ पर बेची जाती है। तो थोक व्यापारी के लिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यू हैव टू फाइंड द सीपी इन दिस क्वेश्चन फॉर ट्रेडर। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे लास्ट में किसे बेचा जाता है, पुस्तक ग्राहक को बेची जाती है 20% के लाभ पर। जब ये 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो ये आपकी कुल मिलाकर 120% में सेल होगी। इसका ये मतलब होगा
और ये आपकी वस्तु सेल हुई कितने में है, यहाँ पर 312 में। तो आप अगर इसे 6 से कैंसिल आउट करो तो ये आपका सॉरी आप 12 से कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 12 से कैंसिल आउट करोगे तो 10 की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। तो 12 दूनी 24 और ये आपका कितना बनेगा, 12 दूनी 24 कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, 7 और 12 छः का आपका 72 बनेगा। अगर 10% की वैल्यू यहाँ पर 26 है तो 100% की वैल्यू आपके यहाँ पर 260 हो जाएगी। ये तो 260 है, 100% की वैल्यू यहाँ पर आपके खुदरा विक्रेता के पास अब इस टाइम होगी। लेकिन यहाँ पर 20% के लाभ पर यह वस्तु बिकी है, जब जाकर ये इसका सीपी दूसरे यहाँ पर व्यक्ति को रहा होगा। तो इसका ये मतलब हुआ अब ये जो 260 की वैल्यू है 125% की वैल्यू के बराबर है। तो 125% की वैल्यू यहाँ पर आपकी 260 दी गई है। यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू निकालनी होगी। अगर यहाँ पर आपकी 125% की वैल्यू 260 है तो 100% की वैल्यू आपकी 208 है। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था यहाँ पर आपका थोक व्यापारी के लिए सीपी आपका कितना है। तो थोक व्यापारी के पास आपका जो सीपी होगा वो 25% के लाभ पर बिकने के बाद ये आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 208 रुपये में वस्तु ये आपको पड़ेगी। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क, क्योंकि ये सवाल जिस चैप्टर का है उसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को यहाँ पर एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में वह कार्य समाप्त कर देगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन विच डेज सी विल कंप्लीट दिस वर्क एलोन। तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ए प्लस बी यहाँ पर कितना समय लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, 10 दिन। और बी प्लस सी को यहाँ पर कितना टाइम लगता है, आप कहोगे सर 15 दिन। और सी प्लस ए को यहाँ पर कुल मिलाकर कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो यहाँ पर आपका माय डियर स्टूडेंट कितना एलसीएम आएगा, आप कहेंगे 60। 10 6 का 60 आपका, 15 2 का 60 और 20 3 60। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट ये आपके सभी की सभी वैल्यू 2 बार आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इन सभी को ऐड करो तो आपका ए प्लस बी प्लस सी 2 बार सभी का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको ऐड कर देनी होगी। ये आपका 6 4 10 3 13 हो जाएगा। 13 को आपको 2 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि ये आपके सभी के सभी व्यक्ति 2 बार आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कुल मिलाकर 13/2 आई है। अगर यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है और यहाँ पर आपको केवल सी से कार्य करवाना है, तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपको निकालनी होगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी, यहाँ पर 6 है। तो इसमें से 6 एफिशिएंसी अगर माइनस करोगे तो ये आपकी सी की एफिशिएंसी बचेगी। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1/2 आपके कुल मिलाकर बच जाएगी। सी से ही आपको यहाँ पर टोटल कार्य करवाना है, और टोटल कार्य आपका है कितना, ये आपका 60 है। ये आधी एफिशिएंसी के साथ में 60 कार्य करेगा तो 120 दिन ले लेगा, और यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व। तो यहाँ पर 60,060 रुपये को 6,060 रुपये को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार से बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपये और यहाँ पर बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दे, तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर सी की मूल हिस्सेदारी आपको फाइंड करनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर इनके हिस्से में से ये आपको प्राइस कम कर दिया जाए तब आपका इस अनुपात में आपका बटेगा। तो क्यों ना आप इसे सबसे पहले कम ही कर लें। तो ये आपका कितना कम हो जाएगा, 20, और ये आपका कितना हो जाएगा, 40। यानी ये आपका ओवरऑल कुल मिलाकर 60 कम होगा। तो यहाँ पर 6,060 में से आपको 60 माइनस कर देना होगा, तो यह आपका कितना बचेगा, 6,000 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर अब ये आपकी वैल्यू इस अनुपात में बटेगी। तो 5 और 7 12 और 8 20, यानी 20 की वैल्यू आपके सवाल में 6,000 है।
तो एक की वैल्यू आपकी कितनी है, ये आपके 300 यहाँ पर आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, सी की। एक की वैल्यू 300 है तो 8 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2400 निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू जो होगी वो आपकी यहाँ पर 8 है। 8 की वैल्यू 2400 तब है जब आप इस अनुपात में यहाँ पर इसे बांटोगे। यहाँ पर सी के कितने रुपए कम किए गए थे, यहाँ पर 25 रुपये। ये 25 रुपये आपको दोबारा से दे देने हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल मूल रूप से सी की हिस्सेदारी बतानी होगी। तो यहाँ पर अगर इसे ऐड करोगे तो ये आपका 2425 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर नहीं, आपका ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल आपका इस प्रकार से है, इस टाइप के सवाल मैंने आपको पिछले 2 बार करवा चुका हूँ। तो एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता तो उसे 30 मिनट कम समय लगता। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर धीमी करता तो उसे 3 मिनट अधिक लगती। 30 मिनट आपकी यहाँ पर अधिक लगती, तो उसकी वास्तविक चाल आपको फाइंड करनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी चाल अभी नहीं पता कितनी है। यहाँ पर अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाई जाती तो यहाँ पर कितना समय यहाँ पर बच जाता, यहाँ पर 30 मिनट कम समय लगता। इज़ दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर घंटे में बदलना होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 60 से भाग कर दी। यहाँ पर अब कह रहा है अगर ये आपकी स्पीड यहाँ पर 4 कितनी होती, 4 किलोमीटर धीमी होती। अगर ये आपके यहाँ पर 4 किलोमीटर धीमी हो जाएगी तो यहाँ पर 30 मिनट का और समय लगेगा। इतनी बात यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट को क्लियर हो जानी चाहिए। आप बोलेंगे सर इतनी बात हमें क्लियर है पहले से ही, तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ें पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, ये आपका 3 बार, और ये एस से एस कैंसिल आउट होगा। तो ये आपके यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद 2s प्लस के 12 बनेगा, और बराबर ये आपका 3s माइनस के 12 बनेगा। तो यहाँ पर s की वैल्यू तो फाइंड होगी आपकी यहाँ पर 24 निकल कर आएगी। यानी यहाँ पर आपकी जो चाल होगी वास्तविक रूप से ये आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे जो आपके दिल्ली पुलिस 2 दिसंबर 2020 को पूछे गए थे, और ये आपकी इवनिंग शिफ्ट का पूछे गए पेपर का पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, और बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।